तो बेसिकली अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है और गिवन है कि उस प्लेन पर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो कि यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्लेन मैंने एक लिया हुआ है जिस पर एक पॉइंट मार्क किया है कैपिटल ए से, उसकी पोजीशन वेक्टर मैंने ली है स्मॉल ए वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर का मतलब हम सभी को पता है क्या होता है। ओरिजिन से अगर हम एक उस पॉइंट तक है ना एक वेक्टर ड्रॉ करें तो उस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है और मार्क करके भी दिखाया हुआ है। ठीक, अच्छा, ये गिवन है अपने पास। इसके अलावा हम लोगों को एक और चीज़ दी हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि प्लेन का जो नॉर्मल है, यानी एक वेक्टर जो कि कोई भी रैंडम वेक्टर, ध्यान रखना ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो रहा हो। ठीक, जो हम लोग की स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहती है, जो पहली फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी है प्लेन की, उसमें हम लोगों के पास वो जो नॉर्मल होता है, दैट नॉर्मल पासिस थ्रू ओरिजिन। आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी वाला जो एन कैप है, दैट पासिस थ्रू ओरिजिन, तुम्हें अलग से नोट करके लिखवाया भी है। यहाँ ऐसा एक जनरल कैसा एक नॉर्मल हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, देखो एक बात ध्यान में रखना कि बहुत सारे नॉर्मल होंगे, ये कहना थोड़ा सा कैसा ठीक नहीं लगता है। बहुत सारे नॉर्मल होंगे ये तो ठीक बात है, लेकिन बहुत सारे एन कैप होंगे ऐसा नहीं होगा उस प्लेन का। ठीक है, एक प्लेन के दो ही एन कैप रहते हैं, ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, मतलब दे विल बी डिफरेंशिएटेड बाय प्लस माइनस साइन, समझ रहे हो। एक प्लस एन कैप रहेगा और एक माइनस एन कैप रहेगा। जैसे एक प्लेन है तो उसमें ये तुम्हारा एक प्लस एन कैप रहा, एक माइनस एन कैप रहा। ठीक है, ये प्लस एन कैप है तो इसी के ठीक नीचे ये एक माइनस एन कैप रहेगा तुम्हारा, है ना। एन कैप तो यूनिक रहेगा, एन कैप बोलो माइनस एन कैप बोलो, वो तो यूनिक रहेगा। ठीक, लेकिन जो अलग अलग नॉर्मल्स हो सकते हैं, वो हो सकता है एक नॉर्मल ऐसा हो सकता है एक नॉर्मल ऐसा हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड उनके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था लास्ट वाले वीडियो में कि अलग अलग नॉर्मल्स हो सकते हैं। ठीक, तो एक डाउट जैसे मेरे को ये चीज़ आई थी कि सर अलग अलग नॉर्मल्स कैसे होंगे, सर एक प्लेन अगर यूनिक है तो उसका नॉर्मल भी तो यूनिक रहेगा, है ना। तो वो मेरे ख्याल में अभी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ठीक, तो नॉर्मल्स अलग अलग हो सकते हैं, एन कैप यूनिक रहेगा, ये मेरा कहने का मतलब था। लेकिन जो पिछले वाले फॉर्मेट में जो एन कैप है दैट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस बात का ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है ना, वो हर प्लेन का जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से गुजरे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब था। तो लास्ट वाले वीडियो में हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड्स मेरे मुंह से निकल गए हों कि जिसकी वजह से कैसा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो, लेकिन अभी वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है होपफुली। ठीक, खैर तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि किसी भी प्लेन को लिखने का जो माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उस सरफेस पर, उस प्लेन पर एक वेक्टर क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा उस प्लेन का, उसके साथ उसका डॉट ले लेंगे। समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर देखो काम आसान करके बहुत दिया हुआ है, बहुत ही मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मेट में चीज़ें तुम्हारे पास दी हुई है। एन कैप अपने पास है बना हुआ बिंदास, ये एन कैप है अपने पास मस्त, नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन है अपने पास मस्त एकदम। तो अब तो कुछ नहीं है, अब अगर मुझे इस प्लेन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखने हैं, यानी जो प्रोसीजर मैं अडॉप्ट करूँगा, है ना, एक पोजीशन वेक्टर लोकेट करने का ऑन दिस प्लेन, उससे मुझे प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करूँ, लेट्स से एक मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया, लेट्स से वो पॉइंट है मेरे पास P, उस पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैं R वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो सरफेस पर मैं बड़ी आसानी से एक वेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ विच विल बी R माइनस ए। ठीक है, R माइनस ए माइनस R, ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो AP वेक्टर जो बना मेरे पास, है ना, AP वेक्टर जो बना मेरे पास, AP वेक्टर को लिखने का तरीका बहुत ही आसान रहेगा, हेड माइनस टेल, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल करके तुम्हें AP वेक्टर मिल जाएगा। AP वेक्टर जो मेरे पास क्रिएट हुआ वो सरफेस पर है, मेरे पास नॉर्मल ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोनों का डॉट लूँगा, गेम ओवर। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत बातें जो हो सकती हैं पॉसिबल वो अपन कर लेंगे एंड देन उसके बाद जब कंसेप्ट्स वाली चीज़ें ओवर हो जाएगी तो कुछ इलस्ट्रेशंस है वो अपने को कर लेने, स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस है, नॉर्मल, कोई ऐसा बहुत हाई फंटूश कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, तो एक एक करके काम शुरू करते हैं फटाफट। तो AP वेक्टर जो है वो मेरे पास जो वेक्टर ऑन द सरफेस, या फिर मैं कहूँ प्लेन पर है। अच्छा, जो N वेक्टर है दैट इज नॉर्मल टू सरफेस, है ना, या फिर मैं कहूँ प्लेन, अभी लेकिन आगे से मैं सरफेस ही लिखा करूँगा।
अच्छा, ए पी वेक्टर की जो वैल्यू बनेगी इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड ए कितनी बन जाएगी? ठीक, जो ए पी वेक्टर है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। भाई नॉर्मल का तो मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल वेक्टर अगर दिया है इसका मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर तुमको दिया है इसका तो मतलब ही यही है ना। अगर नॉर्मल तुमको दिया हुआ है, प्लेन से नॉर्मल वेक्टर अगर तुमको दिया हुआ है तो इसका मतलब वो नॉर्मल हर उस वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा जो भी उस प्लेन पर लाई कर रहा है। ठीक, टू ऑल द वेक्टर्स lying on the plane। ठीक, अब ए पी वेक्टर तो है अपना प्लेन पर ही है, बस अब तो कुछ नहीं है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब अगर मैं डॉट उठाऊंगा तो डॉट मेरे पास आवेगा 0 बस, और इस फैक्ट का यूज़ करते हुए मेरे पास इक्वेशन है तैयार। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, ठीक है। इसको अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ अगर वो डॉट प्रोडक्ट को, ब्रैकेट को अगर तुम ओपन करो तो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0 ये चीज़ आवेगी। अभी ए वेक्टर तो कांस्टेंट वेक्टर है तुम्हारे पास, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन। आर एच एस जो है वो एक स्केलर है, ध्यान रखना, नंबर रहेगा वो, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, एक नंबर रहेगा बेसिकली, है ना। तो अगर कोई तुमसे ये कहे कि यार ये तो थोड़ा थोड़ा उसी के जैसा दिख रहा है जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में जो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी है, तो हाँ उसी के जैसा है। यहाँ देखो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ आर डॉट एन वेक्टर और डिवाइड बाय एन अगर कर दूँ मैं, तो ये देखो कैसा हो जाएगा, ए डॉट एन, एन तो एक नंबर है, एन क्या है तुम्हारे पास, मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। ठीक, तो इससे देखो वो आर डॉट एन कैप वाली फॉर्मेट कैसे क्रिएट हो गई। ठीक है ना। तो ये फिर मेरे पास यहाँ से मेरे पास डीसीज ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा मेरे को, और ये बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा मेरे को। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू प्लेन। ठीक, ये उसी फॉर्मेट में है। अच्छा, एक मिनट। एक्चुअल में जो ये बात है कि एन कैप कैसा ओरिजिन से गुज़र रहा है या नहीं गुज़र रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा कैसा, मैं उसी पर मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग गया, वो चीज़ उतना ठीक नहीं है एक्चुअल में बोलना। ठीक है क्या, एन कैप तो यूनिक है, तो ओरिजिन से गुज़र रहा है नहीं गुज़र रहा है और ये सब बोलना कैसा उतना ठीक नहीं है। क्लियर है। लास्ट वाले वीडियो में शायद मैं ये बात भी बोल गया था कि वो पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये सब है ना,
वो कैसा, उसको थोड़ा तुम, उसमें कुछ गलत नहीं है, वहाँ पर हम लोगों ने जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह वाला जो काम किया है, ठीक है, उसमें अपन ने वो ओरिजिन से पास करवाते हुए ही वो एन कैप को लिखा है। लेकिन एक्चुअल में देखो ये सब फ्री वेक्टर्स रहते हैं। जो एन कैप है उसका टेल कोई फिक्स तो है नहीं, ना तो हेड फिक्स है, समझे। उसको अगर मैं थोड़ा सा अगर आजू बाजू कहीं बना लूँ तो भी कैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एन वेक्टर हो चाहे एन कैप हो, उसकी डायरेक्शन यूनिक है बेसिकली। तो अगर हम लोग पैरेलली अगर स्लाइड कर लेते हैं वेक्टर्स को तो कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बात कही थी इस चीज़ को लेकर, ये एन कैप ओरिजिन से गुज़र रहा है, उसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं कि मतलब जो यूनिक वगैरह वाली बातचीत भी जैसे हो गई थी, इस वाले वीडियो में भी हो गई थी, उस पर थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ मैं। मतलब वो कैसा है, जैसे अगर तुम्हारे पास एक प्लेन है, उससे परपेंडिकुलर तुम्हारे पास एक वेक्टर है, तो एक एन वेक्टर है। हाँ, एन वेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि तुम बार बार कैसा मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही सकते हो, ठीक, और ऊपर नीचे भी कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो एन वेक्टर तो बहुत सारे पॉसिबल है। एन कैप की जहाँ तक बात है, तो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, मान लेते ऊपर वाले नॉर्मल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्लस माइनस वाले वेरिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एन कैप कैसा यूनिक रहेगा तुम्हारा। एक प्लेन का फिक्स प्लेन है तो फिक्स एन कैप रहेगा। अभी ऊपर नीचे वाली बात नहीं कर रहा मैं कि वो प्लस माइनस वाली, कि एन कैप सर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ऐसे तो हमेशा एक प्लेन के दो नॉर्मल तो हो ही सकते हैं, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट नॉर्मल तो हमेशा रहेंगे एक प्लेन के, ठीक है। वो एक प्लस एन कैप और एक माइनस एन कैप, ऐसा प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन जैसे अगर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर सॉरी 1/, लेट्स से तुम्हारे पास है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ऐसा एक नॉर्मल है तुम्हारे पास एक प्लेन का, तो ये भी नॉर्मल ही रहेगा। -1/√2 आई कैप प्लस -1/√2 जे कैप, ये भी नॉर्मल ही रहेगा। और इसमें अगर तुम कुछ फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर करते गए, है ना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये सब भी नॉर्मल्स ही रहेंगे, ठीक है। बट जो एन कैप है वो कैसा, वो यूनिक रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, वो तो यूनिक रहेगा। और मतलब वो जो लास्ट वाले वीडियो में एक्चुअल में मेरे द्वारा वो बात कह दी गई ना, कि ये एन कैप जो है ओरिजिन से गुजरेगा, वो चीज़ थोड़ा ठीक नहीं थी। वो मतलब वो उसको कुछ लोगों ने अलग सेंस में ले लिया असल में, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा ठीक नहीं गई। ऐसा बोलने से ऐसा लगता है कि यार अपन एक पर्टिकुलर एन कैप की बात कर रहे हैं, और वैसे ही मैंने लिखवा भी दिया था कि वो उस तरह का एन कैप है जो कि ओरिजिन से गुजरता है। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर हम लोग को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसको तुम ऐसा समझो, एन कैप को अपन फ्रीली ट्रांसलेट करके लेकर गए सच दैट वो ओरिजिन से गुजर रहा है। जैसे अभी देखो यहाँ पर जैसे जो एन कैप मैंने बनाया है, ये क्या ओरिजिन से गुजरता हुआ दिख रहा है क्या तुमको? ये जैसे अभी यहाँ पर जो एन कैप बना है, ये बताओ मेरे को, ये क्या ओरिजिन से गुजरता हुआ तो नहीं दिख रहा है ये वाला एन कैप? ठीक है, तो इसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ ना, ऐसा, ये देखो ट्रांसलेट कर सकता हूँ बिंदास। ये देखो जैसे ये है, इसको देखो अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे आगे पीछे। तो इसको यहाँ तक ऐसा लेकर जाओ कि भाई ये ओरिजिन से गुजरता हुआ दिखे, ये ऐसा कुछ इस तरह से, ऐसा है ना। ये मैंने काम किया था एक्चुअल में। तो ये मेरा कहने का सेंस था लास्ट वाले वीडियो में, समझ रहे हो बात। तो उसको कुछ अलग ही सेंस में ले गए कुछ लोग, कि वो उनको ऐसा लगा कि वो एन कैप अलग ही एक चीज़ है, मतलब एक खास तरह का एन कैप होगा तभी वो आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी अपन लिख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वहाँ वो लिखने के लिए एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि भाई डेरिवेशन के दौरान वो कैसा एन कैप है उसको अपन ट्रांसलेट करके एक्चुअल में ओरिजिन से जब वो गुजर रहा है, ठीक है, तब वो चीज़ लिखी गई है। वो जब ओ एन वेक्टर अपन लिखते थे ना, तो ओ एन लिखने के लिए, है ना, ओ एन लिखने के लिए हम जो एन कैप यूज़ कर रहे हैं उसको कैसा लेकर आए वहाँ पर जहाँ से कि कैसा वो ओरिजिन से गुजर रहा हो, ऐसा इस टाइप का, ठीक है क्या। खैर, तो उस बात को वहाँ पर लिखने का बस एक ही मेरा मीनिंग था, वहाँ पर एक ही मेरा मकसद था कि तुम्हें वो विजुअली चीज़ कैसा अच्छे से दिखाई दे, बस, और कुछ नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे अगर कोई एक रैंडम सवाल में कोई एक एन वेक्टर दिया हुआ है, उसका तुम एन कैप कर रहे हो, तो उससे तुम्हें ऐसा लगे कि अरे यार ये तो खास वाला एन कैप नहीं है, क्योंकि खास वाला एन कैप तो क्योंकि ओरिजिन से गुजरता है, तो खास वाला एन कैप जब तक कि मेरे को नहीं मिलेगा तब तक कि तो मैं आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी लिख ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उसमें अपन वेक्टर्स कैसे हैं, ये फ्री वेक्टर्स है ना, इसमें तुम इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खैर, तो अभी जैसे वीडियो के शुरुआत में भी कैसा मैंने ये बोला कि जैसे बहुत सारे नॉर्मल्स हो सकते हैं,
तो मैग्नीट्यूड वाइज जैसे एन कैप में अगर 1 2 3 1 एन कैप 2 एन कैप 3 एन कैप ये सब अगर तुम करोगे तो बहुत सारे अलग अलग नॉर्मल्स तो मिलते ही जाएंगे तुमको, कोफिशिएंट अगर तुम वेरी करोगे तो, है ना, प्लस माइनस में या फिर जैसे भी। तो वो मेरा कहने का मतलब था कि अलग अलग नॉर्मल्स आर पॉसिबल, एन कैप बट यूनिक रहता है तुम्हारा, ठीक है। उसमें एन कैप यूनिक रहता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि एक प्लेन का वो वाला एन कैप जो ओरिजिन से गुजरे इस तरह का कोई एक अलग टाइप का एन कैप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी एक जो पर्टिकुलर एन कैप जो तुम्हारा रहेगा ना, प्लेन का जो यूनिक एन कैप रहेगा, उसको जब हम लोग डिरेवेशन के लिए यूज़ करेंगे तब भाई फ्री वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे, इसको तुम आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिन से जैसे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा जहाँ पर वो हिट करेगा परपेंडिकुलर प्लेन को, उस पॉइंट से फिर मैं वो एन कैप आगे बढ़ा लूँगा तो मेरे पास एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, और उसी नॉर्मल वेक्टर की मदद से एक्चुअल में मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा करता हूँ। ये मेरा मीनिंग था एक्चुअल में वहाँ पर उन चीज़ों को लिखने का, है ना, एन वेक्टर एन कैप पासिंग थ्रू ओरिजिन ये वाला, ठीक। उसका कुछ लोग ये मतलब निकाल लिए कि जब तक कि वो कुछ एक अलग सा एन कैप नहीं मिलेगा कि जो ओरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, ये वाली बातचीत थोड़ा सा खल गई लोगों को, ठीक है। तो खैर उस पर अभी मैंने काफ़ी अच्छा खासा बोल दिया है, उसको एक लाइन में और समराइज़ कर देता हूँ। अलग अलग नॉर्मल्स कैसा एग्जिस्ट कर सकते हैं एक प्लेन के परपेंडिकुलर, अलग अलग कैसा वेक्टर्स भाई ऑब्वियसली हो सकते हैं। एन कैप कैसा एक ही रहेगा अगर तुम पर्टिकुलर एक साइड अगर प्लेन का कंसिडर कर रहे हो तो, ठीक है। अगर दोनों साइड कंसिडर कर रहे हो तो दो रहेंगे, वो प्लस एन कैप और माइनस एन कैप, ठीक है, दूसरी बात, है ना। अच्छा, तीसरी बात कि एन कैप एक ऐसा एन कैप जब तक हमारे पास नहीं रहेगा जो कि ओरिजिन से गुजर रहा हो तब तक कि हम आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी नहीं लिख सकते, है ना। ये इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। वो एन कैप कैसा, वो फ्री वेक्टर है, उसको तुम जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हो। तो जब मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ऑन टू द प्लेन तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहेगा वहाँ से एन कैप मैं पकड़ लूँगा। तो मेरे पास ओरिजिन से वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक अगर मेरे को एक वेक्टर लिखना है तो मैं डायरेक्शन एन कैप की यूज़ करके लेंथ अगर मेरे को दी हुई है तो वो जो वेक्टर है पूरा वो मैं पी एन कैप ऐसा करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इस सेंस का, इस बात का जो मीनिंग मेरा जो मेरा इंटेंडेड मीनिंग था लास्ट वाले वीडियो में, उस बात को लिखना कि एन कैप मतलब वो जो ओरिजिन से पास हो रहा हो ऐसा, इस टाइप का, उसका बस एक ही मतलब था कि यार उसको डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे किस तरह से बना रहे हैं, वो डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए वो वाली चीज़ लिखी थी मैंने, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बस यहाँ फिर सब कुछ हो ही गया है, ठीक है। इस फॉर्मेट का जो कार्टेशियन फॉर्म तुमको दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, आर डॉट एन वेक्टर जैसे है। तो वो चीज़ कैसी होगी, अगर लेट्स से कार्टेशियन फॉर्म की अगर मैं बातचीत करूँ, तो आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू ए डॉट एन कैप, ये चीज़ कैसी दिखाई देगी, एक्स वाई जेड, ये हो गया आर, एन कैप कुछ होगा एल एम एन इक्वल्स टू, अच्छा जैसे ये इसकी अगर मैं बात करूँ ये कैसा दिखाई देगा, ये वाला जो फॉर्मेट है, तो एल एम एन तो रहेगा नहीं, वो कुछ डी आर्स रहेंगे फिर तुम्हारे पास, तो जनरल नॉर्मल रहेगा ना, तो ए बी सी। अब जनरल नॉर्मल क्या, ये आर एच एस में कुछ रहेगी कोई क्वांटिटी, डी बोल देते हैं उसको, ठीक, कुछ रहेगा ना एक स्केलर डी, कैसा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी ये हो गया, ये चीज़ क्या है, ये वो स्केलर क्वांटिटी है ए डॉट एन वाली, ठीक। अच्छा, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये दिस इज़ एन वेक्टर, ये जो है मसाला दिस इज़ एन वेक्टर, और ये जो है मसाला दिस इज़ आर वेक्टर। तो आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन के बराबर आ गया ये, ए डॉट एन तुम्हारे पास एक नंबर होगा ना, ये क्या हो गया, ये हो गया ए डॉट एन, ठीक। कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये मामला कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ, तो कोई भी बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ठीक है।
ठीक। अब और इसमें तुम क्या कर सकते हो? और देखो, अगर तुम्हें सिंपली ये दे दिया जाए, जैसे एक पॉइंट अगर तुमको दे दिया जाए x1, y1 और z1, ये लेट से एक पॉइंट तुमको दिया हुआ है, ठीक, ऑन द प्लेन, और तुमसे ऐसा कहा जा रहा है कि एक लाइन है, ये लाइन मेरी नॉर्मल वाली लाइन है, ठीक है। इसके डी आर्स अपने को दे दिए हैं, उसके डी आर्स हैं मेरे पास लेट से ए बी सी, ठीक। डी आर्स ऑफ लाइन नॉर्मल टू द प्लेन क्या है? ये ए बी सी क्या है? डी आर्स हैं ऑफ लाइन नॉर्मल टू द प्लेन, this is a point on the plane. तो ऐसे में तुरंत तुमको प्लेन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक। क्या रहती प्लेन की इक्वेशन? r माइनस ए, ये क्या हो गया? वेक्टर ऑन द प्लेन डॉट, ये हो गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। ये हो जाता है तुम्हारे पास 0, बस तुरंत। तो ये फॉर्मेट, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा? r माइनस ए मतलब कैसा दिखेगा वो? x माइनस x1, और उसके साथ जो n वेक्टर है, जो बेसिकली तुमको दिया हुआ है कि एक ऐसा वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, उसके जो डी आर्स हैं, अगर डी आर्स मेरे को पता है किसी भी वेक्टर के, है ना, तो मैं, या फिर किसी भी लाइन के, ठीक, तो मैं उसका जब वेक्टर बनाऊंगा, उसका वेक्टर आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे अगर किसी लाइन के डी आर्स अगर तुमको पता है, तो वो डी आर वाला वेक्टर अगर तुम बनाते हो तो दैट इज़ अ वेक्टर अलॉन्ग द लाइन, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसा लिख लूँगा मैं, ठीक। ये बेसिकली क्या रहेगा? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 डॉट, ये चीज़ ये रहेगी a कॉमा b कॉमा c, ठीक, बराबर 0। तो ये कैसा दिखाई देगा तुमको? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ऐसा दिखाई देगा, ठीक। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास इक्वेशन है उस प्लेन की विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1, और इसमें तुम्हारे पास जो नॉर्मल है उसके डी आर्स दिए हुए हैं तुमको, ठीक है ना। नॉर्मल लाइन के जो डी आर्स हैं वो तुमको दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हो तुम इसके साथ? अगर RHS में ज़ीरो बना हुआ है ना, तो समझ जाना कि भाई नॉर्मल अपने को वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल के डी आर्स मिल जाएंगे अपने को, पॉइंट मिल जाएगा, मतलब वो पॉइंट मिल जाएगा जो कि उस प्लेन पर है, ठीक है। अभी तक अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा अगर समराइज़ कराऊँ तो देखो, इफ़ RHS इज़ ज़ीरो, ध्यान रखना इस बात का, देन you directly get normal and point, ठीक। RHS अगर ज़ीरो नहीं है
तो नॉर्मल और पॉइंट फिर ना मिलते हुए तुमको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिलती है, और नॉर्मल तो मिल जाता है, पॉइंट नहीं मिलेगा फिर, वो किस पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। वो उसको उसके अलावा कैसा रहता है तुम्हारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और फिर वो नॉर्मल के डी आर्स तो वो तो फिर मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास, ध्यान रखना ये चीज़ अगर है, अगर आर एच एस ज़ीरो है देन यू डायरेक्टली गेट नॉर्मल और पॉइंट। इफ़ आर एच एस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन you get length of perpendicular P और DRs of normal, DCs of normal, DRs बोलो DCs बोलो, DRs of normal बोल लो। कैसे देखो, लेट्स से तुम्हारे पास ये दो चीज़ें हैं, मान लेते हैं RHS अगर ज़ीरो है, ठीक है, RHS अगर ज़ीरो है तुम्हारा, ये इस फॉर्मेट का रहेगा फिर, है ना, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से, ठीक है, वो इस फॉर्मेट का रहेगा बेसिकली, ये फॉर्मेट का। तो इसमें पॉइंट भी दिख रहा है, नॉर्मल भी दिख रहा है। अगर RHS ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो फिर उसमें तुम्हें वो नॉर्मल और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बड़ी आसानी से तुम फिर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, लेट्स से अपने पास कंसिडर ये चीज़ अपने पास लिखी है, और मैंने ये काम अगर कर लिया, ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, एल एम एन, ये ऐसा आ गया मेरे पास, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये मेरे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, ये अपन कह सकते हैं। और इसमें कोई बात बताने लायक नहीं है भाई, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो और इसमें क्या निकाल के बताऊँ, और तो कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। बस फिर अब सवाल बनाने शुरू करते हैं फिर इससे रिलेटेड, ठीक है। देखोगे यहाँ पर पहला सवाल है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर इतना। अच्छा, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये चीज़ है यार, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ना इतना, ठीक। नॉर्मल भी बेसिकली दिया हुआ है, उस प्लेन के नॉर्मल, उस प्लेन के नॉर्मल तुमको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है यार, ये तो बस ऐसे ही हो गया, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0, ये तो ऐसे ही ख़त्म है। वेक्टर इक्वेशन उसने बोली है तो थर्ड से निकाल दो ये वेक्टर इक्वेशन, इसमें तो कुछ काम ही नहीं बचा तुम्हारा। तो कितनी आ जाएगी वेक्टर इक्वेशन, आर माइनस ए, अच्छा उससे डॉट प्रोडक्ट तुमको ओपन करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। आर माइनस ए डॉट एन वो तो हो गया ठीक, लेकिन उसको उस फॉर्मेट में छोड़ मत देना, ठीक है। ये रहती ना वेक्टर इक्वेशन, एक्स माइनस x1, ठीक है,
आर माइनस ए कैसा, इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लो पहले, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या हो गया, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन, ऐसा लिख लो इसको, ठीक है। तो तुम्हें फॉर्मेट मिल जाएगी फिर। ये ए डॉट एन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ए मेरे पास है, लेट ए बराबर लिखना पड़ता है पूरा प्रॉपर, 3 कॉमा माइनस 2, मतलब ये 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ऐसा इमेजिन करो। और एन वेक्टर आप तो कर ही लोगे मेरे ख्याल में, अब कोई दिक्कत नहीं है, 4 कॉमा 3 कॉमा 2, ठीक। तो ए डॉट एन कैलकुलेट कर लेना, ए डॉट एन कितना आ रहा है, 4 3 12, 12 में से 6 गया प्लस 3, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। तो आर डॉट एन कितना हो जाएगा अपने पास, आर डॉट एन कितना है अपने पास, 4 3 2, ये ऐसा बस, कोई ऐसा खास बड़ा काम नहीं है, इक्वल्स टू 9 ऐसा, ठीक। तो मेरे पास फाइनल जो वेक्टर इक्वेशन है जिस प्लेन की, जो कि ए वेक्टर से गुजर रहा है और परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के, वो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। 2 3 2 एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ठीक तो है ना सब में। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं हो गई हो तो हो गई हो, बाकी तो सब ठीक है। 12 में से 6 गया, बचा 6, 6 प्लस 3 9, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 2 होगा ना, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि तुमने यहाँ पर देखा, पॉइंट और नॉर्मल अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है, उसको तुम इस फॉर्मेट में मत छोड़ देना, ये वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में मत छोड़ देना। ये लिखने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा अच्छा हो सकता है कि भाई इसमें कुछ याद वगैरह नहीं रखना पड़ता, क्योंकि ए डॉट एन वेक्टर तो कोई याद रखता नहीं है ना। मैं तो इसी तरह से याद रखता हूँ कि भाई आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, ये करना है अपने को। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर तुम लिखो तो वो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। यानी कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन रहेगी कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक। दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, और ऊपर ये वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, ऐसा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है पॉइंट तुम्हें दिया है और डी आर्स दिए हुए हैं तुम्हें नॉर्मल टू द प्लेन के, ये सेम वही काम है यार। तो अगर तुम्हें डी आर्स दिए हुए हैं नॉर्मल के, नॉर्मल एक लाइन होती है, ये बात ध्यान में रखना, नॉर्मल इज़ अ लाइन। तो लाइन के जो डी आर्स होते हैं, वेक्टर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम डी आर्स ऑफ अ लाइन, वेक्टर constructed from DRs of a line is a vector along the line. ठीक है। तो ये भी फिर वही रहा। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आर माइनस ए डॉट एन, ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास 0, तो बस फिर तो कुछ नहीं है। फिर वो जैसे तुमने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही यहाँ भी सॉल्व कर लेना, आर डॉट एन इक्वल्स टू ए डॉट एन हो जाएगा तुम्हारे पास। तो ए तो अपने को पता ही है, एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कितना है 1 1 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, एन वेक्टर कितना हो जाएगा 2 3 2, मतलब 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा। तो बस फिर RHS भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा पिछले सवाल में किया है कैलकुलेट, LHS भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो यहीं देखो, ए डॉट एन तो यहीं पता चल गया अपने को, कितना हो गया 2 + 3 5, 5 और 4 9, तो वही पिछला ही सवाल है, सेम टू सेम। और n कितना है अपने पास 2 3 2, हो गया ख़त्म ये। तो 2x + 3y + 2z बराबर 9, ऐसा हो गया ख़त्म यही, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कैसी दिखाई देगी इसकी, r डॉट 2 3 2 है ना।
इक्वल्स टू ए डॉट एन जो है दैट इज़ 9, ठीक। ये हो जाती है मेरे पास वेक्टर फॉर्म, ठीक। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन सवालों में देखना, ध्यान रखो, स्टेटमेंट्स वगैरह तुम्हें एक्चुअल में खुद से लिखने पड़ेंगे। ये इतने आसान कैटेगरी के सवाल है कि मतलब जस्ट फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ, तो इसीलिए मैं इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह पर उतना ही तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। खैर, लेकिन स्टेटमेंट्स वगैरह प्रॉपरली तुम्हें लिखने पड़ेंगे थोड़ा ढंग से। फाइंड द एंगल्स एट विच, लिखा है सवाल में, फाइंड द एंगल्स एट विच द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज़ इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सवाल पहले समझ लो, पूछ रहे हैं जो नॉर्मल है इस प्लेन का वो कितने कितने एंगल्स पर इंक्लाइंड है टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेसिकली अल्फा बीटा और गामा तुमसे पूछा जा रहा है ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, तो अल्फा बीटा गामा हम लोग कैसे निकालते हैं एक लाइन का। अपने को अगर उस लाइन के डी आर से डी सीज अगर पता हो, डी सीज बेसिकली अगर पता हो, तो डी सीज अपने को अल्फा बीटा गामा दे देता है। एल क्या रहता है, कॉस अल्फा, ठीक। और बस कॉस बीटा और कॉस गामा अपने पास ये सब है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अल्फ़ा बीटा और गामा अपने पास कॉस इनवर्स एल है ना, कॉस इनवर्स एम और कॉस इनवर्स एन हो जाता है, ठीक। दीज आर डी एज है ना, डी एज और डी सीज, डी आर ये सब पे अपनी बहुत अच्छी खासी विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक। अच्छा, तो बेसिकली ये जो मेरे पास प्लेन का जो इक्वेशन है उसका मैं नॉर्मल का डी सीज निकाल लेता हूँ, मतलब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ सट्टे से, उससे मेरे पास डी सीज आ जाएंगे, बस हो गया, फिर तो बात ख़त्म है। तो है ना, इसमें कंसिडर द गिवन इक्वेशन 4x + 8y + z = 5, ये है। अब जैसे तो 16 64 कितना हो जाएगा भाई, 70 नहीं 80 हो जाएगा, 80 और 1 81, अरे भाई तो 9 हो गया, बहुत बढ़िया। तो 4/9 x + 8/9 y + 1/9 z इज़ 5/9। अब ये मेरे पास जो फॉर्मेट है ये नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मेट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सिंस द अबव इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म r dot n cap equals to p, therefore DCs of n cap are 4/9, 8/9 और 1/9, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली नॉर्मल के रहते हैं, वेक्टर के नहीं, ऐसा मत लिखो इसको, ऑफ नॉर्मल आर इतना इतना, ठीक। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हेंस द एंगल्स एट विच नॉर्मल is inclined R, बस हो गया ये। ठीक है, अच्छा ये मेरा आंसर। इस पर भी एक ऐसा एक बहुत ही फाइन पॉइंट है कि जैसे अगर एक लाइन रहती है तो लाइन हमेशा देखना ओरिजिन के दोनों तरफ रहती है, एक ओरिजिन के एक तरफ और एक ओरिजिन के दूसरी तरफ, ऐसा। तो अब इससे लाइन के भी जो डीसीज हैं, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो लेना तो चाहिए प्लस माइनस में, पर अपन सटन एक डायरेक्शन को ही लेकर कैसा काम चालू रखते हैं, उसमें अपन रे का बेसिकली उसमें डायरेक्शन कोसाइंस कंसिडर करते हैं। एनीवेज ठीक है,
तो इसमें डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली कायदे से नॉर्मल की जो होनी चाहिए थी वो प्लस माइनस में लेना चाहिए था तुमको, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ लेनी चाहिए थी, मैं खाली प्लस में उठाकर चल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन अपन कैसा किसको लेते किसको हैं, जैसे भाई ओरिजिन से अगर तुम प्लेन पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसकी एक सर्टन डायरेक्शन ही रहेगी, है ना, एन कैप। उसके अपोजिट वाला अपन कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मल टू अ प्लेन अपन जब बोलते हैं तो उसमें क्या है, तुम ओरिजिन से प्लेन की तरफ वाले नॉर्मल वेक्टर को हमेशा कंसिडर करोगे, ठीक है, हमेशा। ठीक है, ओरिजिन से प्लेन की तरफ वाला जो नॉर्मल रहेगा ना उसी को कंसिडर करेंगे अपन। तो ठीक है सब कुछ। तो यहाँ पर जो अपने पास डायरेक्शन कोसाइंस आई हैं, है ना, वो एक पर्टिकुलर यूनिक नॉर्मल की आई हैं, एक यूनिक डायरेक्शन में जो लाइन है उसकी आई है। तो ठीक है, अपना जो डायरेक्शन एंगल्स भी जो निकले हैं वो बेसिकली जितने जितने एंगल्स पर इंक्लाइंड है ना वो एकदम बराबर आया है अपना, ठीक है। उसमें कुछ माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था बेसिकली कि जैसे अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है ना, जैसे लेट से एक प्लेन है, यहाँ पर ओरिजिन है कहीं पर, तो ओरिजिन से अगर तुम प्लेन की तरफ अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर से आगे वाली डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए, लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा एन कैप है, तो एन कैप विल बी यूनिक, ठीक। एन कैप टू अ प्लेन इज़ यूनिक। तो ये यूनिट वेक्टर कितने कितने एंगल्स बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वो अपने को कैसे नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, ठीक है, बिल्कुल बराबर पता चलेगा, ठीक। मैं कुछ सोच रहा था, एक मिनट।
ठीक है, चलो कोई बात, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये बता दूं तुम्हें कि जब हम इस बारे में बात करते हैं कि एक वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसमें ध्यान रखना वो एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में ही तुम्हारे पास आएगा। वो छोटे एंगल की हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे कॉस इनवर्स के अंदर अगर तुम -1 से 1 अगर तुम इनपुट अगर डालोगे तो बेसिकली जो आउटपुट आएगा तुम्हारे पास वो 0 से पाई के बीच में आएगा, ठीक है। तो जब कभी हम ये कहते हैं कि एक वेक्टर कितना इंक्लाइंड है टू एक्स एक्सिस, तो उसमें जो एंगल आएगा दैट विल बी बेसिकली बिटवीन 0 to 180 डिग्री, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कॉस इनवर्स कोई अगर तुम इनपुट अगर देते हो तो एक सर्टन आउटपुट आएगा। जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी बिटवीन 0 to पाई, है ना। जो इनपुट रहेगा -1 से 1 कुछ भी रह सकता है यहाँ। लेकिन हम लोग जितने भी नंबर्स एक्चुअल में पुटअप कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो कॉस इनवर्स के अंदर, वैसे तो अभी यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स ही जा रहे हैं, इसमें 0 से π/2 के बीच में ही तुमको एंगल्स मिलेंगे। पर मैं कह रहा हूँ ऑब्ट्यूज एंगल भी वो देगा, कभी भी वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं दे सकता, ठीक है। कॉस इनवर्स कभी भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं देगा, ठीक है। कॉस इनवर्स आउटपुट कांट बी अ रिफ्लेक्स एंगल। तो बेसिकली एंगल बिटवीन एंगल इंक्लिनेशन, या फिर मैं कहूँ इंक्लिनेशन ऑफ वेक्टर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस can never be reflex or reflex angle, ठीक है। ऐसा इसीलिए बिकॉज वी कंसिडर स्मॉलर एंगल, between the vector and the coordinate axis. ठीक, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है अगर मेरे पास ऐसी, यहाँ पर अगर मेरे पास लेट्स से एक वेक्टर है, तो उसमें मैं ये वाला एंगल थोड़ी कंसिडर करूँगा, ये वाला एंगल कंसिडर करूँगा। अरे ठीक, रिफ्लेक्स एंगल नहीं होना मेरे को, मैं ये वाला एंगल कंसिडर करूँगा, ठीक। तो जो L, M और N मुझे जो चीज़ें देंगे वो बेसिकली 0 से 180 डिग्री वाली ही देंगे वो, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा बेसिकली तुम्हारे पास हमेशा ज़ीरो से पाई के बीच में ही रहेगा, ठीक। 0 से पाई, पाई नॉट इंक्लूडेड ना, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुम्हारे पास, तुमको इस बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 टू द प्लेन इज़ इतना, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हो माय गॉड, इससे आसान और झंडू सवाल तो हो नहीं सकता। देखो ये प्लेन है, ये तुम्हारा गरीब सा ओरिजिन है, यहाँ से इसने तलवार चला दी, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली ड्रॉप किया, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं। इससे भुक्का गरीब सवाल तो मतलब हो नहीं सकता, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ एन, ये हो गया ओ। तो अब बोल रहा है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मुझे कुछ नहीं करना है, पॉइंट तो है मेरे पास एक, अगर मैं एक नॉर्मल वेक्टर अगर क्रिएट कर लेता हूँ तो बस मेरा काम हो गया। अभी नॉर्मल नहीं है मेरे पास, पर देखा जाए तो नॉर्मल वेक्टर है। कैसे है? ओ एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, क्योंकि ओ एन
है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, देयरफॉर ओ एन वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओ एन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन. इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन. इसका मतलब ओ एन वेक्टर इज अ नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक, तो अब नॉर्मल आ गया मेरे पास. अब ओ एन वेक्टर पहले तो निकाल लेते हैं कितना है भाई. तो वो हो जाएगा 4 - 2 और 5. अच्छा, ओ एन वेक्टर आ गया. अभी बेसिकली एन वेक्टर आ गया. अब पॉइंट ऑन द प्लेन में तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को तो ले ही सकते हो, क्योंकि जो ओरिजिन से अपन नॉर्मल गिराए हैं उसी का तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को दिया हुआ है ना ऑन द प्लेन. तो ए तुम्हारे पास हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर विच इज़ बेसिकली 4 - 2 + 5 ऐसा. ठीक. अच्छा, तो अब क्या है इसमें, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या है, पॉइंट ऑन द प्लेन. ठीक है, पॉइंट ऑन द प्लेन ए वेक्टर, ये तो हो गया द इक्वेशन ऑफ प्लेन r - a डॉट n बराबर 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n कर लो. अब a डॉट n जब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, a किधर है भाई, हाँ, तो वो तो वही उसी का स्क्वायर हो गया, मतलब 16 4 20 20 और 25 यानी कि 45. तो ये चीज़ कितनी हो गई, r डॉट 4 - 2 5. a डॉट n हो गया तुम्हारे पास 45. अभी अभी कैलकुलेट किया है बस. ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया तुम्हारे पास. और कार्टेशियन फॉर्म अगर मांगी है, ये दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस प्रकार की दिखेगी, 4x - 2y + 5z इक्वल्स टू 25. तो दिस इज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन. ठीक, ठीक. अच्छा, तो बस इतनी सी बातें हैं इसमें. कुछ ऐसा खास काम तो दिख नहीं रहा, अभी तक के तो दिखा नहीं है कुछ ऐसा बढ़िया फंटुश. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अच्छा, ये भी काफ़ी पॉपुलर सा सवाल है. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये और ये. ठीक है, एट राइट एंगल्स. अच्छा, तो बेसिकली दो तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं. लेट्स से ए 5,7,2, लेट्स से बी -1, -3, 4. दो लाइन सेगमेंट्स हैं. ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको बाइसेक्ट करता हुआ एक प्लेन है मेरे पास, ये ऐसा कुछ. अब जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है वो पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा ही करेगा. ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन द प्लेन. ठीक. अच्छा, अब रही बात नॉर्मल की, तो तुम्हें एक लाइन पता है ए बी जो कि नॉर्मल है प्लेन के. टू प्लेन. ठीक, ये दो फैक्ट्स है अपने पास जिसकी मदद से अपने को प्लेन की इक्वेशन लिखनी है. दुनिया का सबसे आसान काम है. पॉइंट तुमको पता चल गया कौन सा,
यहाँ इसकी मदद से यू कैन वेरी इजीली राइट द पॉइंट विच लाइज ऑन द प्लेन, जो कि उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया बाय 2, और 7 में 3 गया बाय 2, और 2 + 4 बाय 2, ऐसा। ठीक है, मिड पॉइंट ये हो गया। कितना हो जाएगा ये? 2,2,3। ठीक, ऐसा। तो ये पॉइंट तुम्हारे पास प्लेन पर लाई कर रहा है, और ए बी तो नॉर्मल है ही, तो ए बी वेक्टर है ना बराबर n वेक्टर, ऐसा ले लो। कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? -1 -5, -3 -7, 4 -2, ये चीज़ें हो गई तुम्हारे पास। ये आ जाता है अपने पास -6 -10, 2, ऐसा। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, तो अब नॉर्मल भी है तुम्हारे पास, पॉइंट भी है तुम्हारे पास, है ना। बस अब इससे तो लिख डालो यार सन आते हुए। ठीक है, r-a.n = 0, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी अपने पास। तो इसको पहले थोड़ा वेक्टर फॉर्म में ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r.n = a.n, तो ये हो जाएगा r.n कितना है अपने पास? -6 -10, है ना। -6 -10, और 2। ठीक, a.n कितना हो जाएगा अपने पास? कहाँ है भाई a.n? अच्छा, तो -12 -22 कितना हो गया? -12 -22, अच्छा -34 + 6। ठीक है, तो -28, बड़ा गंदा नंबर आ रहा है। खैर, -12 -20 -20 होगा। ठीक, -32 + 6, दैट विल बी -26। ठीक, अच्छा, तो ये वेक्टर फॉर्म तुम्हारे पास आ जाएगा, है कि नहीं? ये वेक्टर फॉर्म तो आ ही गया, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2 का कॉमन फैक्टर कैसा कट रहा है, और RHS भी पॉजिटिव कर लेते हैं, तो r.-3 + 3 कर लो, +5 कर लो, -k कैप कर लो, ऐसा। ठीक, = 13। ये हो जाती है तुम्हारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, एक लाइन जैसे अगर तुमको परपेंडिकुलर दी हुई है, ठीक है, एक लाइन तुमको परपेंडिकुलर दी हुई है, तो उस लाइन के जो DRs होंगे वही मेरे प्लेन के नॉर्मल के DRs होंगे। तो उन DR से मैं नॉर्मल बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, वो मैंने कर लिया है। जो AB का मिड पॉइंट होगा, अगर प्लेन उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो लाइन AB का मिड पॉइंट होगा वो प्लेन पर ज़रूर लाई करेगा। ठीक, अच्छा, तो बस फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही प्लेन का, r-a वाला, r-a.n वाला। ठीक है क्या? उससे मैं बड़ी आसानी से लिख लूँगा, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, अच्छा, इसके बाद देखो ये, अच्छा 2 सवाल है। ठीक है, 2 सवाल हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। तो यहाँ देखो, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स मेरे को दिए हुए हैं एक ही प्लेन पर, लेट्स से ये 2 पॉइंट्स हैं, तो एक मेरे पास वेक्टर तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ना, 2 3 1, और एक हो गया 4 -5 और 3। ठीक, तो एक वेक्टर तो मैं ऑलरेडी बना लूँगा। तो मेरे पास एक वेक्टर है जो कि बेसिकली प्लेन पर लाई कर रहा है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द x एक्सिस। अच्छा, तो पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इट इज़ पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो यहाँ देखो मेरे पास एक और वेक्टर है बेसिकली, ठीक है, i कैप। भाई पैरेलल टू x एक्सिस अगर वो प्लेन है, तो इसका मतलब अगर उस प्लेन को मैं शिफ्ट करूँ
है ना, और एक्स एक्सिस पर लेकर आऊँ तो बराबर एक्स एक्सिस वाली जो लाइन रहेगी इस प्लेन पर एकदम पूरा बढ़िया से फिट बैठ जाएगी एकदम। और अपने को पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेक्टर है आई कैप, इसका मतलब वो भी फिट बैठ जाएगा उसमें। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में 2 आई कैप 3 आई कैप कुछ भी ले सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, बट उसकी इस बात का मतलब है ना क्या है कि एक प्लेन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका क्या मतलब है कि प्लेन को अगर तुम ऊपर नीचे अगर कुछ मूव करोगे, दाएं बाएं कैसा भी अगर तुम मूव करो अगर उसको, है ना, कीपिंग इट्स ओरिएंटेशन अनचेंज्ड, तो उसमें एक ऐसी पोजीशन आएगी प्लेन की जब एक्स एक्सिस जो है कम्प्लीटली लाई करेगा प्लेन पर। समझ गए ऐसा? तो इस बात को मैं लिख देता हूँ ऐसे, प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस बात का मतलब क्या है, आई कैप है ना, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू, इस बात को कैसे अच्छे से बताया जाए, आई कैप इज ऑल्सो पैरेलल टू, आई कैप इज पैरेलल टू प्लेन। इसका मतलब क्या है, ट्रांसलेटिंग आई कैप you can make it lie on the surface। ठीक, तो बेसिकली अब तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं लाइंग ऑन द प्लेन। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं अपने पास, एक तो हो गया ये जैसे ए बी है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, तो यहाँ देखो लेट ए 2 3 1 बी, इसको मैं कह देता हूँ 4 - 5 3। ठीक, तो ए बी वैक्टर कैसे क्रिएट कर लोगे तुम, ये हो जाएगा 2 - 8 2 ऐसा। ठीक, और दूसरा वेक्टर कौन सा है तुम्हारे पास, आई कैप है। ठीक है, तो ए बी एंड आई कैप बोथ लाई ऑन द प्लेन। तो एन वेक्टर कैसे बनाएंगे अपन, एक दो वेक्टर्स हैं जो अपने पास प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं, तो अगर दोनों का मैं क्रॉस लूँगा तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, एन वेक्टर है ना, अगर मैं क्रॉस लेकर अगर एक नया वेक्टर एन वेक्टर क्रिएट करता हूँ तो वो बेसिकली दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, और दोनों वेक्टर्स क्योंकि प्लेन पर हैं इसीलिए एन वेक्टर मेरा प्लेन के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक, एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी एंड एन, सॉरी ए बी एंड आई कैप। Hence n vector is perpendicular to the plane। ठीक है, ये बात समझने वाली है कि एक वेक्टर पर अगर एक प्लेन पर अगर दो वेक्टर्स अगर लाई करते हैं तो अगर मैं दोनों का क्रॉस लेता हूँ तो मुझे ऐसा वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा वो। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स कैसा प्लेन को यूनिकली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर जो कि दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हैं और वो दोनों वेक्टर्स एक पर्टिकुलर प्लेन पर लाई करते हैं तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। यही तुम्हारी तीसरी फॉर्मेट भी है वैसे। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन जो हम लोग लिखना सीख रहे हैं प्लेन की, उसमें अभी ये दूसरा फॉर्मेट चल रहा है ना, तीसरी फॉर्मेट यही वाली है तुम्हारे पास। ठीक है, अच्छा, तो तीसरे फॉर्मेट के लिए तुम क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लो बिंदास, एन वेक्टर निकालो और बस वही अपना पुराना फंडा r-a.n = 0 वैसा तुम करके बड़ी आसानी से कर सकते हो काम। तो एन वेक्टर कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, ए बी अपन ने निकाला है ना, 2 - 8 2। ठीक है, और आई कैप कितना हो जाएगा 1 0 0 ऐसा कुछ। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट उठा लो फटाफट। कितना आ जाएगा, आई कैप के साथ 0, जे कैप के साथ -2, के कैप के साथ -8। ठीक है, 0 - -8 ऐसा ये आ रहा है। ये चीज़ आएगी 2 जे कैप + 8 के कैप। ठीक है बात, अच्छा,
तो दिस इज़ द नॉर्मल टू द प्लेन, टू द रिक्वायर्ड प्लेन, है ना। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे अगर तुम्हारे पास लेट्स से एक प्लेन है, उस पर 2 वेक्टर्स मान लेते हैं पड़े हुए हैं बिंदास, ये ऐसा 2 वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स ने एक्चुअल में यूनिकली प्लेन को डिफाइन किया हुआ है। अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो उससे तुम यूनिकली कैसा प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। उसमें नॉर्मल जो रहेगा, ठीक है, वो दोनों वेक्टर्स का जैसे ही तुम क्रॉस लोगे तुम्हारे पास नॉर्मल आ जाएगा बढ़िया से। और पॉइंट अगर उस प्लेन पर एक भी है, ठीक है, तो बस फिर तो अपना जो पुरानी फॉर्मेट है उससे तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो, ठीक है क्या। अगर सिर्फ तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स रहेंगे उस प्लेन पर तो उससे तुम वेक्टर की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ नॉर्मल तो लिख लोगे। यहाँ पर क्योंकि अपने पास पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, है ना, इसीलिए हम लोग प्लेन की जो है इक्वेशन लिख पा रहे हैं। अगर पॉइंट्स नहीं दिए हुए रहते तो अपन फिर प्लेन की इक्वेशन नहीं लिख पाते फिर, ठीक है, फिर कुछ दूसरी चीज़ें दी हुई रहती जिसकी मदद से अपन सवाल सॉल्व कर लेते। तो अभी देखो मेरे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो तो अब सबको पता ही है क्या करना है। पॉइंट तो अब कोई सा भी उठा सकते हो तुम, जैसे मैं ये उठा लेता हूँ 2 3 1, ठीक है। तो लेट पॉइंट ऑन द प्लेन ए कितना हो गया 2 3 1, एन तुम्हारे पास आ गया 2, 0, नहीं 0, 2, 8, ठीक। तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। ये चीज़ कितनी आ रही है, r डॉट एन बराबर a डॉट एन, ठीक। ये हो जाता है अपने पास r डॉट एन कितना हो जाएगा 0, 2, 8, a डॉट एन कितना हो जाएगा अपने पास 0, 6, 6, 8, 14, ठीक। तो ये चीज़ आ जाती है 2y प्लस 8z बराबर 14, यानी कि इसको y प्लस 4z इक्वल्स टू 7 ऐसा भी तुम कह सकते हो। रॉबी, ठीक, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और आखिरी सवाल देखो, ये काफ़ी आसान है। बोला जा रहा है कि एक प्लेन है तुम्हारे पास, है ना, एक लाइन है ना, a प्लस लैम्डा बी, ये देखो a प्लस लैम्डा बी वाले फॉर्मेट में अपने पास, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है और जो पॉइंट है लाइन का वो दोनों ही अपने पास अवेलेबल है एकदम मस्त। इस कंटेंट इन प्लेन टू विच, ये नॉर्मल तुमको प्लेन का दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये तो कुछ नहीं करना है यार, जैसे एक प्लेन है अपने पास, उसका नॉर्मल अपने को दिया है, ये देखो यहाँ पर लाइन का पॉइंट भी है अपने पास, और लाइन क्योंकि प्लेन पर है तो पॉइंट भी प्लेन पर है। ये देखो जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -1, 1, ये पॉइंट मैंने कहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया, देखो, है ना। लाइन का जो पॉइंट है वही मैंने उठाया है। वो लाइन क्योंकि प्लेन पर है इसीलिए लाइन पर हर पॉइंट जितने भी हैं वो सारे प्लेन पर हैं, तो उस लाइन का एक पॉइंट मैंने प्लेन पर ले लिया। अच्छा, अब उसके बाद जो डायरेक्शन अपने को दी हुई है, ठीक है, वो एक वेक्टर तुम ऐसा कह लो कि अपने को ऑन द प्लेन दिया हुआ है ना। ये हो गया 2, -1, है ना, 1। देखो बहुत अच्छे से समझो इस बात को कि ये कैसा एक वेक्टर है, ध्यान रखना, ये एक वेक्टर है, ये एक पॉइंट है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा ये चीज़ उतने अच्छे से समझ नहीं आती ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या आई कैप, जे कैप, के कैप बोलकर बोलो, लिखने में ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती कि पॉइंट कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, समझ रहे हो बात, है ना। तो ये वेक्टर मैं थोड़ा सा सेपरेट बना देता हूँ, उन्हें कहीं किसी को कन्फ्यूजन ना हो जाए इसका। इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं अपन, ठीक है। अबे यार सत्यानाश, ये पॉइंट को ही अलग खिसका लेते हैं, रुको ज़रा। ठीक है ना अभी, ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारे पास ऐसा, इसको हटा दो यहाँ से, है ना। ये पॉइंट है, वेक्टर अलग है, पॉइंट अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। पर लिखने का नोटेशन दोनों का सेम ही है, ठीक। वेक्टर कहाँ से उठाया मैंने, ये देखो ये वाला वेक्टर, है ना। एक वेक्टर अलोंग द लाइन, जाहिर सी बात है पैरेलल टू द प्लेन रहेगा, या फिर मैं कहूँ प्लेन में कंटेंट रहेगा, ठीक है क्या। अच्छा, अभी
नॉर्मल टू द वेक्टर मेरे को दे रखा है, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन वो भी अपने को दे रखा है, तो वो हो गया तुम्हारे पास ये ऐसा, ठीक है। ये n वेक्टर अपने को दे रखा है। अभी लैम्डा की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे? तो देखो जो लाइन है दैट इज़ लाइंग अलोंग द प्लेन, तो उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, उसके डायरेक्शन के अलोंग वाला जो वेक्टर है दैट इज़ ऑल्सो लाइंग ऑन द प्लेन। अब प्लेन पर एक वेक्टर मेरे पास, इसका मतलब है, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिख के दे देता हूँ तुम्हें। वेक्टर अलोंग द लाइन इज़ व्हाट, ये बी वेक्टर बराबर 2 - 1 + 1। Since the line is parallel to plane, therefore B vector also is parallel to plane, या फिर contained in it, या फिर lies on the plane, ठीक। तो n वेक्टर है ना इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका मतलब b वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 मैं ऐसा कह सकता हूँ कि n वेक्टर डॉट b वेक्टर ये ज़ीरो रहेगा, आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ठीक। कहाँ से? फ्रॉम 1 and 2, बस बात ख़त्म, ठीक है बात। तो इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 - 2 लैम्डा है ना, n वेक्टर कितना है 3 - 2 लैम्डा डॉट b कितना है अपने पास 2 - 1 1, बस गेम ओवर, इक्वल्स टू 0। तो इससे 6 + 2 + लैम्डा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -8। ये दिस इज़ माय आंसर, ठीक। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू -8 आ जाने के बाद अगर तुमसे कोई बोले कि वेक्टर इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, कैसे निकालोगे? पॉइंट पता है, अब तो नॉर्मल भी पता है, बिंदास। पॉइंट और नॉर्मल अगर दोनों पता है तो उससे प्लेन की इक्वेशन लिखना तो बच्चों का खेल है। फिर पॉइंट क्या हो गया, कहाँ है पॉइंट? ये ले लो 1, -1, 1, ठीक है। पॉइंट दिया ना उसने, लाइन पर अगर वो पॉइंट है, ठीक, पॉइंट lying on the line will also lie on the plane, ठीक। इसको बोल लेते अपन A। तो therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा भाई, r - a डॉट n बराबर 0। ये हो गया मेरे पास r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n। तो a डॉट n कितना आ रहा है अपने पास, n कितना हो गया 3 - 2 - 8 ना, बराबर a डॉट n कितना हो गया, a कितना है 1 - 1 1 है ना, 1 - 1 1 और n के साथ उसका डॉट, ये भगवान 1 - 1 1 और n किधर है मेरा 1 - 1 1, तो 1 यानी 3 2 5 5 - 8 -3, ठीक है क्या, जय माता दी। तो ये हो जाएगी मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। ये हो गया मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज़ माय आंसर। भाई पॉइंट पता है, नॉर्मल पता है, तो उसके बाद तो तुम काम कर ही लोगे ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को रोकते हैं। मैंने भले ही कुछ सवालों में स्टेटमेंट्स प्रॉपरली नहीं लिखे हैं, बट इतना मैं उम्मीद करूँगा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने लिख के दिखाया है उसको। वैसे 2 ही सवाल किए थे लास्ट वाले वीडियो में तो, लेकिन इतना तो यार मतलब थोड़ा बहुत, अब बस उसमें जो वेरिएबल्स वगैरह तुम ले रहे हो है ना, उसको कायदे से बता दो कि वो वेरिएबल्स क्या हैं, तो बस वही स्टेटमेंट्स लिखना हो गया। कुछ ऐसा राम कहानी तो रामकांड लिखना नहीं होता है ना, कि भाई ये वहाँ गया, ये उससे वहाँ मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब तो कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। सिंपली उसमें कोई भी वेरिएबल अनएक्सप्लेन्ड ना रह जाए किसी भी सवाल में, बस इतना अगर तुम ख्याल रखते हो
तो उससे कॉपी चेकर को कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारा सॉल्यूशन समझने में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस वीडियो को ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग अगली फॉर्मेट पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा।